हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 9 और ये चैप्टर रहेगा आपका दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य और अन्य। मतलब दक्षिण भारत की तरफ से जितना भी पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल हमने किया था उत्तर भारत का, वो भी पूर्व मध्यकाल का, मतलब उत्तर भारत में उस टाइम पे क्या क्या हुआ। आज हम करेंगे दक्षिण भारत, जिसमें कि चोल साम्राज्य आपका प्रोमिनेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? अहोल जो प्रशस्ति है इसकी रचना की रवि कीर्ति ने, और ये किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ये थी पुलकेशिन सेकंड के। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर आपके राजवंश है और यहाँ पे आपकी राजधानी है। प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा की बात करें तो उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? वातापी कह लो, बादामी कह लो या कर्नाटका कह लो। पूर्वी चालुक्य जो राजवंश थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया वेंगी आंध्र प्रदेश को, और पश्चिमी चालुक्य जो राजवंश थे उन्होंने बनाया कल्याणी कर्नाटका को। दोबारा से देखिए, अगर प्राचीनतम चालुक्य की बात करें, देखो प्राचीनतम चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य तीनों पूछा है। तो यहाँ पर अगर प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा की बात करें तो वातापी या बादामी कर्नाटक, पूर्वी चालुक्य आपकी वेंगी आंध्र प्रदेश है और पश्चिमी चालुक्य यहाँ पर कल्याणी कर्नाटक है। 1 2 3 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। यहाँ पे इस तरफ राज्य दिए हैं और यहाँ इनके संस्थापक दिए हैं। अगर बात करें वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य तो इसके संस्थापक रहे थे पुलकेशिन फर्स्ट। वेंगी के चालुक्य जिन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं ये रहे थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य जिसे पश्चिमी चालुक्य कहते हैं ये रहे हैं तैलप सेकंड, और कांची के पल्लव रहे हैं सिंह विष्णु। तो अगर यहाँ पे बात करें मूल चालुक्य की तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है संस्थापक रहे हैं। वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य की बात करें तो विष्णुवर्धन रहे हैं। कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो तैलप सेकंड रहे हैं, और कांची के पल्लव की यहाँ पे बात करें तो सिंह विष्णु रहे हैं। तो याद रखिएगा ये मिलान यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए थे, वातापी कह लो, बादामी कह लो या कर्नाटका कह लो। तो यहाँ पर दुर्ग का निर्माण कराया और इसको राजधानी बनाएगा पूरा श्रेय जो चालुक्य के शासक पुलकेशिन फर्स्ट है उनको जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, जो आपको पता है कन्नौज यूपी का शहर है, थानेश्वर हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और हर्षवर्धन जो कि विजेता रहे, मतलब जिन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। और यहाँ पर क्या है कि नर्मदा नदी के तट पर पहली बार अगर किसी ने इनको मात दी, और ये रहे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। ये हम जो हमारा वर्धन वंश था उसमें भी हम पढ़ के आए थे। तो पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन का मुकाबला किया और उनको पराजित किया और दक्षिण बढ़ने से रोका। मतलब ये उत्तर भारत के राजा थे तो दक्षिण में भी अपना साम्राज्य विस्तारित करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रोका और इनको पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी जो कि हमारी मध्य प्रदेश में है, तो लगा लो बीच का जो एरिया है। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? ये किया था पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बीच जो भी लंबा संघर्ष चला उसका स्टार्टअप किसने किया है, आरंभ किसने किया? पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंडा, जिसे वातापी का विजेता कहते हैं, उसकी उपाधि धारण की? ध्यान रखिए, चालुक्य और पल्लव इन दोनों का जो संघर्ष चल रहा था ये पुलकेशिन सेकंड ने स्टार्ट किया था। किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर ली थी और वातापी इनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था, और वातापी का विजेता, जिसको वातापी कोंडा बोलेंगे, उसकी उपाधि धारण की? देखो, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया, दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोका। फिर पल्लव वंश और चालुक्य वंश की आपस में भिड़ंत हुई और इनकी जो आरंभ किया संघर्ष वो पुलकेशिन सेकंड ने ही किया, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई और इनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंडा अपने आप को एक विजेता और एक उपाधि धारण करवा दी। ये कौन थे? ये थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो मामल हैं उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था और इनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडव को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सारे वंश को हरा दिया। ये चालुक्य शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे। इन्होंने चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, तीनों वंश के शासकों को हरा दिया, मतलब तीनों समुद्रों पर अपना कब्जा कर लिया, बंगाल की खाड़ी पर भी, इंडियन ओशियन पर भी और अरेबियन सी पर भी। तो इन्हें स्वामी कहा जाता है अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का और हिंद महासागर का। ये थे विक्रमादित्य फर्स्ट।
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजेंद्र फर्स्ट ने। ये चोल वंश के शासक थे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहाड़ी को काटकर बनाया गया यह मंदिर, और ये कैलाशनाथ मंदिर है हमारे शिव जी भगवान का, तो ये किया था राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न में से किसने तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर की यहाँ पे बात करें तो ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राजाराज फर्स्ट ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये कराया राजाराज फर्स्ट ने। और आपका जो कैलाश मंदिर है या फिर आपका जो विश्व विख्यात कैलाश मंदिर है जो कि पहाड़ी काट के एलोरा में बनाया गया है, वो आपका राष्ट्रकूटों ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन रहा है? ऑब्वियसली पुलकेशिन सेकंड रहे हैं। इन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोका, और इन्हीं को फिर किसने हराया और वातापी पर अपना कब्जा कर लिया? ये मल्लम जो थे, ऊपर क्वेश्चन आया था इनका, और यहाँ पर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट मावल जो है, और अपने आप को विजेता घोषित कर लिया था, एक उपाधि देती थी। तो चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पूछे या प्रतापी शासक पूछे तो पुलकेशिन सेकंड आएंगे। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी रहा है? चोल राजाओं की राजधानी रहा है तंजौर शहर, और यहीं पे क्या बनाया है तंजौर में? ब्रह्मदेश्वर मंदिर राजाराज फर्स्ट ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? काचई, मदुरै व कावेरीपट्टनम और तिरुचि। तो मदुरै जो है वो पांड्य साम्राज्य की राजधानी रही है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद थर्ड या इंद्र थर्ड? तो यहाँ पर जो दंती दुर्ग है ये राष्ट्रकूट साम्राज्य की इन्होंने नींव डाली थी, संस्थापक रहे थे। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया था? श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया की हम बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड में जो हमारा मैप है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर जो हमारा मैप आता है भारत का, अगर यहाँ पर हम दिशा खींचते हैं तो दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जाएगा मैप की जो डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व का जो एरिया है उसको जीत लिया था एशिया को। ये किया था चोल शासकों ने या चोल राजवंशों ने। इन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व के एशिया के राज्य को जीत लिया था। दक्षिण पूर्व हमारा यही पड़ेगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया चालुक्य वंश ने। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, पल्लव के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ पे है? तो ये मिलता है महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम है वारंगल, देवगिरी, दारसमुद्र या कृष्णागिरी। तो जो होयसल की राजधानी है इसका नाम है देवगिरी, ऑप्शन नंबर बी। महाबलीपुरम जो कि एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासक की रुचि को दर्शाता है? मतलब इन वंश के शासकों को कला में बहुत रुचि थी, ये हमें दर्शाता है। महाबलीपुरम एक नगर है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि पल्लव वंश के शासकों को क्या थी? कला में रुचि थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? दार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी? तो यादव सम्राटों ने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। चोल राजाओं ने किन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? मतलब चोल राजाओं ने किन धर्म को एक संरक्षण बोल लो या फिर एक रिजर्वेशन बोल लो, जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव? तो उस टाइम पे शैव धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? भारतीय नौसेना मतलब जो कि एक समुद्र पार करके या फिर समुद्र में से जो हमारी नेवी आर्मी जिसको हम बोलते हैं, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता मिली थी। ये राजाराज फर्स्ट थे, ये भारतीय शासक थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। एक बहुत अच्छी इन्होंने नौसेना रखी थी। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, जिसे हम मेघुती मंदिर या अहोल भी कहते हैं, अहोल में है, इसका संबंध किससे है? तो अहोल प्रशस्ति जो है ये रवि कीर्ति द्वारा रचित है, ये हमें पता है। जिनेंद्र मंदिर बोल लो या मुंगेती मंदिर बोल लो, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? अहोल का लाडखा मंदिर की बात करें तो ये हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल या पल्लव? तो वातापी के चालुक्य वंश ने क्या किया था? पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किया था। मतविलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है? मतविलास प्रहसन की अगर हम बात करें तो ये है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। विचित्र
चित, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पहला पल्लव जो शासक था। देखो, अगर मत विलास प्रहसन नाटक की बात करें रचयिता की, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं, लेकिन विचित्र चित या मत विलास आदि की उपाधि धारण करने वाले पहले जो हमारे पल्लव शासक थे वो थे महेंद्र वर्मन सेकेंड। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? जो हमारे मंदिर हैं, कोई बेसर शैली में है, कोई नागर शैली में, कोई द्रविड़ शैली में है, तो इनका आरंभ किस राजवंश के समय पे हुआ था? ये हुआ था पल्लव राजवंश के समय। तो द्रविड़ शैली जो आई थी, मंदिरों को एक द्रविड़ शैली के आकार में बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो पल्लव राजवंश ने की थी। यहाँ पर देखो मिलान करना है, मंदिर निर्माण शैली और इनके प्रतिपादक है। महेंद्र वर्मन शैली में अगर बात करें, ये निर्माण शैली महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने चलाई थी। मामल शैली में अगर हम बात करें तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है, जिन्होंने किसको हराया था? पुलकेशिन सेकंड को, और वातापी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राजसिंह शैली जो है ये नरसिंह वर्मन सेकंड की है, और अपराजित शैली ये नंदी वर्मन की है। दोबारा से देख लीजिए, महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं, ये प्रतिपादक हैं जिन्होंने ऐसी निर्माण शैली में मंदिरों का निर्माण कराया। मामल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, और राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन सेकंड है, और अपराजित शैली नंदी वर्मन है। नेक्स्ट बात करते हैं, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम जो है ये महाबलीपुरम को कहते थे। निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, चेर या पल्लव? अभी हम पढ़ के भी आई, नौसेना की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी नौसेना तैयार कर दी थी जो हमारे ये कौन थे? राजा थे ना, यहाँ पर क्वेश्चन आया भी था। हाँ, राजा फर्स्ट ने अपनी नौसेना क्या कर दी थी? बहुत बड़ी स्थापित कर दी थी अरब सागर में। और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दूसरी तरह से कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ पर है? नटराज को समर्पित है ये मंदिर, और भरतनाट्यम शिल्प कला है तो ये चिदम्बरम को समर्पित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? मतलब राष्ट्रकूटों को किसने हराया था? ये हराया था तैलप सेकंड ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो चोल जो डायनेस्टी है उसका क्या योगदान रहा? सुनिश्चित राजस्व प्रशासन था इनका, सुनिश्चित राजस्व प्रणाली था, केंद्रीय सरकार इनकी सुसंगठित थी, या स्थानीय स्वशासन? मतलब स्थानीय स्वशासन आपको पता है लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो है अब हम ग्राम पंचायत जो पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में। तो एक यहाँ पर बिल्कुल एक यूनिफाइड या डिग्निफाइड क्या थी? लोकल गवर्नमेंट थी, स्थानीय स्वशासन था चोल राजवंश का। नेक्स्ट बात करते हैं, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कौन सी सदी या कौन सी ईस्वी में बनाया गया? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में। 3 मुखावली ब्राह्मण विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी गई है, ये गुफा है हमारी एलिफेंटा गुफा। तो 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों की मूर्ति है, त्रिमूर्ति बोला जाता है, ये एलिफेंटा की गुफा में है। और एलोरा का जो 34 गुफा का मंदिर है वो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य या बीच में बनाया गया था। हेनस्वांग के काची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन थे? यहाँ पे अगर पल्लव शासक की बात करें तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल जो थे ये पल्लव शासक थे जिन्होंने हेनस्वांग के काची प्रवास के समय यहाँ पर शासन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पल्लवकालीन सब प्रशासकीय विभाजन है और इनके प्रधान है। अगर यहाँ पर बात करें प्रशासकीय विभाजन, प्रांत जो है, राष्ट्र जो है उसके प्रधान होते थे विषयक, विशा जिला के प्रधान होते थे राष्ट्रिक, कोटम जिसे तालुका कहते हैं इनके प्रधान होते थे ग्राम भोजक, और ग्राम इसे जो गांव है इसके प्रधान होते थे देशाधिकृत। तो याद रखिएगा ग्राम भोजक तो बहुत बार आया भी है, तो ऐसे याद रख सकते हैं राष्ट्र या प्रांत कह लो, मतलब जिस प्रांत पर वो शासन होता था राजा का उसके जो प्रधान होते थे तो वो विषयक होते थे, जिला के प्रधान या विषयक के प्रधान होते थे राष्ट्रिक। अगर कोटम तालुका के प्रधान पूछे तो ग्राम भोजक है, और ग्राम के प्रधान पूछे तो यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पे गलत है, ये 2 1 4 3 होगा, सॉरी। अगर राष्ट्र की बात करें तो मैं भी कहूँ कि यहाँ पर ग्राम से ग्राम भोजक, हाँ ठीक है। देखो राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रिक है, विषय की बात करें तो विषिक है, तालुका की बात करें तो देशागृत है, और ग्राम की बात करें तो ग्राम भोजक है। तो 2 1 4 3 अगर राष्ट्र प्रांत के प्रधान तो राष्ट्रिक, विषय जिला के प्रधान तो विषिक, कोटम तालुका के प्रधान देशाकृत, और ग्राम के प्रधान होते थे ग्राम भोजक। तो ऐसे याद रखिएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट है आलवारो वैष्णव संत और नायनारो आडियारो शैव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ था? भक्ति आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, और दक्षिण में कब प्रारंभ हुआ था? एक नायनार होते थे और आपके आडियार होते थे। तो ये पल्लव वंश के समय पर ये दक्षिण में क्या हुआ था?
आरंभ हुआ था। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था महाभारत को? मतलब महाभारत को अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया गया है और आप आज तक का ये सबसे बड़ा एपिक रहा है। तो महाभारत को तमिल में किसने ट्रांसलेट किया था भारत वेणवा के नाम से? ये किया था पेरुंदेव वनार ने। पेरुंदेव वनार जो थे, इन्होंने महाभारत को भारत पेनवा के नाम से तमिल में ट्रांसलेट किया था। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों और रथ मंदिरों का निर्माण या सप्त पैगोडा बोलो, इसका निर्माण किसने करा है? ये करा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल ने, जो कि पल्लव वंश के शासक रहे थे। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर बोलो या राज सिंहेश्वर बोलो, ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल के शासक कौन थे? राजेंद्र चोल ने जब बंगाल में अभियान कराया था तो उस समय बंगाल में जो शासक थे वो थे महिपाल फर्स्ट। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्न में से किसने ज़ैरोएस्ट्रियनों मतलब पारसियों को शरण दी और पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? ये कौन थे? ये थे राष्ट्रकूटों ने। 8वीं सदी के टाइम पे जब यहाँ पे राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, इन्होंने पारसियों को शरण दी थी, जो यहाँ पर किस तरह से आए थे? समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे। हमारे देश में सिर्फ एक हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, ना यहाँ पे ईसाई थे ना मुस्लिम थे, और सिख धर्म भी था। हिंदू और सिख धर्म जो है, लेकिन जो हमारे मुस्लिम हैं वो भी जो लोग आक्रमण करने आए थे, तो यहाँ पे जो उनकी पैदाइश रह गई या यहाँ पे जो भी उनके घराने के रह गए, उन्हीं से ये मुसलमानों का उदय हुआ। और जो ईसाई लोग थे, कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था। तो बेसिकली हमारा जो हिंदू राष्ट्र प्रधान देश है। वेंगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? वेंगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में मतलब अपने में मिला लिया था राजेंद्र थर्ड ने, जिसे कुलोतोंग चोल फर्स्ट बोलते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? अब यहाँ पे विक्रम संवत के प्रचलन की बात करते हैं तो विक्रमादित्य 6th नंबर के जो हैं, इन्होंने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा, इनके रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे, इनका नाम था विक्रमादित्य 6th, और इन्होंने विक्रम संवत का प्रचलन किया था। यही बिल्हन और मिताक्षरा के रचनाकार भी रहे हैं। यही है ना, विक्रमाचरित के रचयिता बिल्हन। अच्छा, विक्रमांक चरित इनके रचयिता हैं बिल्हन और मिताक्षरा के हैं विज्ञानेश्वर। इनके शासक रहे हैं विक्रमादित्य 6th, मतलब इनके टाइम पे क्या लिखी गई है? विक्रमाचरित, जिन्होंने विक्रम संवत का प्रचलन चलाया था। विक्रमाचरित के रचयिता है बिल्हन और मिताक्षरा के हैं विज्ञानेश्वर, और उस टाइम पे राजा थे विक्रमादित्य 6th। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? किस तरह की ये पुस्तक है, रचना है? तो ये है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। मिताक्षरा जो है ये एक हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? ये थी संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? गोपुरम कह लो या मुख्य द्वार का जो निर्माण है वो सबसे पहले किस मंदिर की तरफ मिलता है? ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं, ये मिले हैं कर्नाटका में। निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? मतलब ये बोल देते थे, जैसे अगर मतलब कोई राजा है चोल वंश का, तो वो अपने ही राजा रहते हुए ये बता देते थे कि भाई हमारा जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा या जो भी आपका राजा होगा वो ये होगा। तो ये चोल वंश के लोग करते थे, लोग नहीं, मतलब चोल वंश का शासक करता था। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये किसके मध्य हुआ था? दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध की बात करें तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करा है? ये निर्माण करा है राष्ट्रकूटों ने। और त्रिमूर्ति कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं एलिफेंटा की गुफाओं में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम क्या होता है? द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे दक्षिण भारत की तरफ, इनका तात्पर्य क्या है गोपुरम से? तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत और बहुमंजिला मंदिर। एक बार देख लीजिएगा,
फिर याद रह जाएगा कि जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए गए हैं अपने भारत में वो किस तरह के मंदिर हैं। एक बार अगर आप विजुअलाइज हो जाते हो या पिक्चर देख लेते हो तो वो चीज़ याद रहती है। तो गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने और अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे, हिंदू से, बौद्ध से और जैनों से, तीनों से है। निम्न में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। अभी हम पढ़ के आए थे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी संगठित क्या थी, लोकल गवर्नमेंट थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो चोलों का जो अपना एम्पायर था वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक जो प्रतिमा प्रसिद्ध हुई वो कौन सी थी। पत्थर की प्रतिमा, संगमरमर की, विष्णु भगवान की या फिर नटराज शिव की। तो नटराज शिव की जो काशी की प्रतिमा है, काशी की जो मूर्तियां हैं वो चोल शासकों के समय में प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। 7th क्लास का आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या 3 चैप्टर ही होगा ये, और आप देख लीजिए वहाँ पर आपको नटराज की कांस्य की मूर्ति मिलेगी और चोल डायनेस्टी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चोल युग प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए, यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर होती थी ग्रामीण सभाएं, ऑप्शन नंबर बी। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा ये कृष्ण थर्ड थे जिन्होंने विजय स्तंभ और देवालय बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राजा के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था। मतलब जब यहाँ पर मार्को पोलो आए थे वेनिस यात्री 1288 से 1293 के बीच, तो यहाँ पर जो शासक थे पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वो थे माडवर्मन कुलशेखर। माडवर्मन कुलशेखर जो है इसी के टाइम पे वेनिस यात्री मार्को पोलो यहाँ पर आया था 1288 से 1293 के बीच। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये कराया था कृष्ण फर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था, ये किया था अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की, तो ये याद रखिएगा ये भी अमोघवर्ष ने की थी। मान्यखेत या मालखेत को अपनी राजधानी राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया अमोघवर्ष ने। और फिर अगर कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की बात करें, इसकी रचना की थी अमोघवर्ष ने, तो ये दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या होता था, प्रांत के प्रधान को क्या कहते थे, राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहते थे राष्ट्रकूट काल में। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है, ये भी राष्ट्रकूट रहेगा। राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में क्या नहीं था, पंप था, पौणन था, रन था, लेकिन शायन नहीं था। जो 3 रत्न थे उसमें साइन नहीं था। अब यहाँ पर ग्रंथकार है और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। पंप की बात करें तो आदि पुराण लिखा है, पौन की बात करें तो शांति पुराण लिखा है, रण की बात करें तो अजीत पुराण लिखा है और शक की बात करें तो अमोघवर्ण लिखा है। तो याद रखिएगा पंप आदि पुराण, पौन से शांति पुराण, रण से युद्ध अजीत पुराण और शक टाइन से अमोघवर्ती। 1 2 3 4। राष्ट्रकालीन स्थापत्य कला के नमूने जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, ये अलोरा में भी मिलते हैं और ये एलिफेंटा में भी, तो ए और बी दोनों। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको एलोरा में मिलेंगे। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में कौन सी गुफाएं हैं, ये भी एलिफेंटा गुफाएं हैं। नेक्स्ट है चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, यह भी हम पढ़ के भी आए थे। और चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता भी था। तो इनमें से दोनों ही ठीक है, बोथ 1 और 2 ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, 1 और 2। होयसाल स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं, जो होयसाल के स्मारक हैं ये आपको मिलेंगे हलीबेड़ और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था, तो चोल राज्य ने वेंगी के चालुक्यों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। अगर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं तो राजनीतिक संबंध बन जाते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियों में देवाकृति प्रेय है, किस तरह की है, तो ये चतुर्भुज आकार की है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, ये डाली थी विजाल्य ने।
सुगंध व्रत करों को हटाने वाला, इसकी उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? मतलब कर को हटा दिए गए थे, टैक्स हटा दिए गए थे, सुगंध व्रत बोला गया था। ये किया था राजेंद्र थर्ड ने, जिसे कोलुतंग चोल फर्स्ट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर ग्रंथ और इनके ग्रंथकार हैं। अगर पेरियर पुराणम की बात करें तो ये लिखा है सेकलियार ने। अगर वीर शौल्यम की बात करें तो ये लिखा है बुद्धमित्र ने। और कलिंग तुरपणी की बात करें तो ये लिखा है जय गोनंद ने। तो 1 2 3 यहाँ पे सही रहेगा। पेरियर पुराणम शैकिलार ने, वीर शौल्यम बुद्धमित्र ने, कलिंग तुरपणी ये लिखा है जय गोनंद ने। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला पहला जो शासक था कौन था? तंजौर को अपनी राजधानी किसने बनाया? ये बनाया था विजयालय ने। चोल वंश के राजा थे। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत रहा था? ये पल्लव वंश का सामंत रहा था पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे। पुलकेशिन सेकंड जिस साम्राज्य से था। तो चोल राज्य का संस्थापक जिन्होंने चोल साम्राज्य की नींव डाली, ये पहले पल्लव वंश का सामंत भी रहा है। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? ये चोल राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया है? ये कौन से राजा हैं जिन्होंने नटराज मंदिर का निर्माण कराया चिदम्बरम का प्रसिद्ध? ये हैं प्रांतक फर्स्ट। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्र दिया था राजा फर्स्ट ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करना। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था और उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये शासक थे राजा फर्स्ट, जिन्होंने श्रीलंका के शासक महिंद पंचम के टाइम पर श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था और इसकी राजधानी रही थी अनुराधापुर, इसको नष्ट कर दिया था और उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया था। राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित क्षेत्र को मुम्मिंड चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और मुम्मिंड चोल देव की उपाधि भी धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? ये बनाया गया पोलनरुवा को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने और नौसेना के गठन का श्रेय जाता है राजराजा फर्स्ट को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? ये किया राजराजा फर्स्ट ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? ये भी राजराजा फर्स्ट था, जिन्होंने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए पहले भूमि का सर्वेक्षण कराया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? ये किया था राजेंद्र फर्स्ट ने। नेक्स्ट है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगेकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया? तो ये बनाया था राजेंद्र फर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने कलिंग, ओडु और बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया और प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था ये। साथ ही इसने ऐतिहासिक भ्रम को भी तोड़ा और उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को भी नहीं। मतलब ये एक भ्रम था कि भाई जो लोग कहते थे कि भाई उत्तर से ही दक्षिण को विजिट किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो इन्होंने भ्रम तोड़ दिया और इन्होंने दक्षिण से उत्तर को विजय करके दिखाया। ये थे राजेंद्र फर्स्ट। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजोतुंग वर्मा को पराजित किया और निकोबार द्वीप समूह और मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जिसे आधुनिक कैदय कहते हैं, 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? ये भी राजेंद्र फर्स्ट थे। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? ट्रेड भेजा था, मतलब जो ट्रेडर्स होते थे, ये शिष्टमंडल चीन भेजा था कोलुतुंग चोल फर्स्ट ने। नेक्स्ट यहाँ पे आपको चोल प्रशासन से संबंधित मिलान करना है। अगर पेरुंद्रम की बात करें तो उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। शिरुत्रम की बात करें तो निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओलेनायकम ये मुख्य सचिव होते थे और विद्याधिकारी ये प्रेक्षण लिपिक होते थे। नेक्स्ट है, ये भी आपको चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन है और ये इनके समतुल्य हैं। मंडलम प्रांत होता था, वलनाडु कोट्टम कमिश्नरी थी, नाडु आपका जिला होता था और कुर्रम यहाँ पर ग्राम समूह को बोला जाता था। तो मंडलम मतलब प्रांत, वलनाडु कोट्टम कमिश्नरी, नाडु यहाँ पे जिला और कुर्रम ग्राम समूह। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मिलान करना है। उरार क्या होता था? तो उरार जो है ये सामान्य ग्राम की सभा होती थी
और सभा या महासभा या पैरुंगरी बोलते थे ब्राह्मणों को दान में दी गई सभा। नगरम बोलते थे नगर के व्यापारियों की सभा। और पुग बोलते थे शिल्पियों की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये उत्तर मेरूर से मिलती है। यहाँ पर महासभा की कार्यप्रणाली के बारे में पता चलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ क्या होता है? कड़ीमे का अर्थ होता है भाई भू राजस्व या फिर लगान। नेक्स्ट है यहाँ पर चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो यहाँ पर चोल काल में नौसेना की बात करें तो हम सभी को पता है ये राजराजा फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? महादंडनायक की उपाधि दी जाती थी। पर्याय का अर्थ होता है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। तो ध्यान रखिएगा सोने के सिक्कों को कुलंजू कहा जाता था। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली जो भूमि होती थी मतलब जिस पर अपना अधिकार होता था ये प्रभु मान्यम कहलाती थी। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? हिरण्यगर्भ नामक त्योहार सबसे पहला लोक महादेवी के द्वारा किया गया था। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले कौन थे? तो राजाराज भी थे, राजेंद्र फर्स्ट भी थे और कोलुतुंग चोल फर्स्ट भी थे। इन्होंने तो पूरी 60 लोगों की शिष्ट वो भेजी थी। तो ये सभी भेजते थे। नाना देशी निगम क्या होता था? नाना देशी निगम दूर दूर के प्रदेश और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे उनका निगम जो है वो नाना देशी निगम होता था। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन के बारे में ये कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ये थे चोल स्थापत्य कला। फर्ग्यूसन ने बोला है हमारे लोगों के लिए। तंजौर का ब्रह्मदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता के लिए है? ये है शिव के लिए। नेक्स्ट है गंगे कोण चुल पर का शिव मंदिर का निर्माण ये किया है राजेंद्र फर्स्ट ने। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, ये जय गोंदर नहीं था। कोम्बून था, कोटन था और पुगलेंदी था, लेकिन जय गोंदर नहीं था। तो तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है चोलकालीन में। नेक्स्ट है ग्रंथकार और ग्रंथ के बारे में बताया ना है। कुंभन या कंबन बोलो तो ये है रामायणम या रामावतारम। कुट्टन या ओटकुट्टन ये पुलाई तमिल है और पुगलेंदी है ये नलवेम्वा है। ये ग्रंथ है आपके। किसने ऋगार्थ दीपिका या फिर ऋग्वेद पर टीके की रचना की? तो ये की थी वेंकट माधव ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ये आपको मिलान करना है राज्य राजवंश का राज्य क्षेत्र से। काकातीय जो है ये वारंगल आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। यादव जो है ये देवगिरी महाराष्ट्र में है। होयसाल आपका दार समुद्र कर्नाटक में और शिलाहार कोंकण महाराष्ट्र में। काकातीय वारंगल आंध्र प्रदेश, यादव देवगिरी महाराष्ट्र, होयसाल दार समुद्र कर्नाटक और शिलाहार कोंकण महाराष्ट्र। 1 2 3 4 यहाँ पे अगेन हमें मिलान करना है 117 नंबर। तो यहाँ पर जो मिलान करना है वो 3 ही है। ये काकातीय जो है इसके संस्थापक थे प्रोल राज सेकंड। यादव जो वंश था उसके संस्थापक थे भिल्लम पंचम और होयसाल जो थे इसके थे विट्टिक देव विष्णुवर्धन। तो दोबारा देख लीजिए, काकातीय के थे प्रोलराज सेकंड, यादव के थे भिल्लम पंचम और होयसेल के थे विट्टिक विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक रही है? तो रुद्रांबा जो है यह काकातीय वंश की रही है। प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम क्या है? ये मूल नाम था इनका अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण आज़ादी दे दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर लिया? तो ये थे कोलुतंग फर्स्ट। ठीक है, तो राजा और राजेंद्र ने तो श्रीलंका को जीता था। राजा ने किसको राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीलंका के भाग को जीता था और कोलुतंग फर्स्ट ने श्रीलंका को आज़ाद कर दिया था और अपनी पत्नी का विवाह कर दिया था सिंहल राजकुमार के साथ। तो ये थे 120 क्वेश्चन इससे। और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत या दिल्ली डायनेस्टी जो है या दिल्ली सल्तनत जो है वो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। पूर्व मध्यकाल से 2 ही चैप्टर थे जो कि आपके
उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के बन रहे थे। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। 102 नंबर का मैंने आपको क्या बताया था, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास। अच्छा, एक सेकेंड, सर्वाधिक विकास तो राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक सुसंगठित सेना थी, वो राजा फर्स्ट के टाइम पे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास राजेंद्र फर्स्ट ने किया था, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।